BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 8वीं, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है। और 8वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है आपके लेसन नंबर 18, इकोसिस्टम अर्थात परिसंस्था, प्रकरण 18वां। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हर बार की तरह बच्चों, जैसे कि विज्ञान विषय में हमेशा किसी भी घटक की शुरुआत हम अपने आसपास के परिसर के घटकों को देखकर उनके बारे में सोचकर शुरुआत करते हैं ताकि हम संबंध स्थापित कर सकें अपने टॉपिक का अपने परिसर के घटक से। तो अपने आसपास हम बहुत सारे घटक देखते हैं, हमने कई बार चर्चा की है। तो आप ये देख रहे हैं एक विशेष घटक जो कि समुद्र के किनारे आसपास आपको दिखाई देते हैं, शंख, सीपियां। उसी प्रकार खुले मैदानों में, पथरीली जगह पर आप बहुत सारे चट्टान देखते हैं, मिट्टी देखते हैं। खुली जगह में हवा का बहाव देखते हैं, घास, मिट्टी, पत्थर, ये सारे घटक हमें आसपास कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बहता हुआ पानी है, जल, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, नदी, तालाब इत्यादि घटक भी हम देखते हैं। तो ये सारे घटक हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घटक दिखाई देते हैं। सारे घटक एक साथ हम नहीं देख पाते हैं, तो क्योंकि हमारे आसपास झरना हमें नहीं दिखाई देगा, आसपास हर जगह तालाब भी नहीं दिखाई देता, नदी भी हर जगह मौजूद नहीं होती। तो हमारी जो आज की चर्चा है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ विशेष घटक की ओर है, जिनमें कुछ विशेष शब्द है जैसे परिसंस्था। तो परिसंस्था क्या है, उसके बाद परिसंस्था के प्रमुख घटक कौन से हैं, उसके बाद चर्चा होगी परिसंस्था के प्रकार। हमारी अगली चर्चा होगी भू परिसंस्था यानी जमीन पर स्थित परिसंस्था। और उसके बाद चर्चा होगी जलीय परिसंस्था अर्थात पानी में परिसंस्था। तो ये हमारे इस पाठ के प्रमुख मुद्दे हैं। तो सबसे पहले परिसंस्था। तो परिसंस्था मतलब हमारे पृथ्वी पर जो भी घटक हैं उनको जीवन के हिसाब से
दो भागों में बांट सकते हैं, एक सजीव, एक निर्जीव। तो हमारे आसपास बहुत सारे घटक देखते हैं और उनमें सजीव घटक और निर्जीव घटक हैं। क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं हमारे आसपास हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं? तो सूर्य प्रकाश, हवा, घास, छिपकली जैसे प्राणी, लोहा, मिट्टी, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कौवा, गाय, पत्थर, केंचुआ, मेढक, गुलाब, कमल, मोर, सांप, पानी, तितली, ये सारे घटक को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें कुछ घटक सजीव हैं, कुछ घटक निर्जीव हैं, यानी कुछ में जीवन है, जान है, तो कुछ में जान नहीं है, निर्जीव है। और आप निश्चित ही पहचानते हैं इनमें से कौन से घटक सजीव हैं, कौन से घटक निर्जीव हैं। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं सजीव घटक तो वनस्पतियाँ, प्राणी, कीटक, ये सब सजीव घटक हैं, जबकि मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर, सूर्य प्रकाश और लोहा, धातुएं, ये सब निर्जीव घटक में शामिल हैं। तो ये निर्जीव घटक और सजीव घटक, दोनों घटक हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। और अभी तक पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक हमने सर्च किया है, रिसर्च किया है, उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। अर्थात सजीव घटक तो केवल पृथ्वी पर ही है और निर्जीव घटक में भी पानी और हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा केवल पृथ्वी पर ही पाया गया है। तो सजीव घटक, निर्जीव घटक, ये दो घटक हमारे इस पृथ्वी पर सजीव सृष्टि में मौजूद हैं। तो हमारे चारों ओर का जो विश्व है, पूरा संसार, दुनिया है, पृथ्वी है, वो दो प्रकार के घटकों से ही निर्मित है मोटे तौर पर, जिनमें एक है सजीव घटक, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और निर्जीव पदार्थों को अजैविक घटक या अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो सजीव घटकों को जैविक और निर्जीव घटकों को अजैविक घटक कहते हैं। और जो भी हमारा परिवेश है वहाँ पर जैविक, अजैविक दोनों घटक मौजूद होते हैं और उनमें जरूर कोई संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर दोनों का ही अस्तित्व बना हुआ है। तो ऐसे ही परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, जिनमें जैविक अजैविक घटक मिलजुल कर एक साथ मौजूद रहते हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी साबित होते हैं, परस्पर अंतरक्रिया होती है, उन्हें हम परिसंस्था कहते हैं। तो परिसंस्था में दो घटकों का आपसी सहयोग से अंतरक्रिया चलती रहती है। तो जैविक अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को परिसंस्था कहते हैं। यह कुछ क्षेत्र से लेकर विशाल क्षेत्र में यह संस्था परिसंस्था हो सकती है। तो जैविक अजैविक घटकों का पारस्परिक सहयोग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरफ पानी, जमीन, हवा, पर्वत है, तो उसी में है पेड़ पौधे, प्राणी, कीटक इत्यादि घटक भी मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसा कि हम जानते हैं हवा और पानी के बगैर तो कोई जीवन हो नहीं सकता। तो सजीवों के लिए इस निर्जीव घटक की आवश्यकता भी होती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो परिसंस्था है, इन्हीं जैविक अजैविक घटकों के अन्योन्य निरंतर होने वाले संबंध के बारे में। तो किसी परिवेश के जैविक अजैविक घटक और उनकी पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित ये जो तंत्र है, संस्था है, उसी को परिसंस्था कहते हैं।
तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक ऐसा चित्र है जहाँ पर आपको जमीन यानी भूभाग और जल भाग दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर बड़े से बड़ा वृक्ष भी है, छोटे से छोटा नीचे पानी में देख रहे हैं मछली है, उसमें कीटक हैं, बैक्टीरिया, ये विघटक भी हैं। ये सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और यह जो जीवन है वह चलता रहता है इन दोनों के संदर्भ से, यानी हवा, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, पानी और फिर उसमें जैविक घटक, जो भी सूक्ष्म जीव, बड़े से बड़ा जीव, सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, घास सूर्य प्रकाश की सहायता से पर्यावरण के सरल तत्वों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। सरल तत्व मतलब जो भी गैस, हवा है और पानी है, उनके उपयोग से क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इन्हीं पेड़ पौधों पर कई जीवन निर्भर है, कई जीवन निर्भर है, जो कि शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी जीव भी हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं और वनस्पतियां अजैविक घटकों पर निर्भर है। तो परिसंस्था में दोनों जैविक अजैविक घटकों का समावेश है। विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसा कि हमें पता ही है। अलग अलग जगह पर नम जगह है, शुष्क जगह है, पानी वाली जगह है, दलदल जगह है, सूखी रेतीली जगह है, जंगल है। हर जगह अलग अलग प्रकार के सजीव प्राणी पाए जाते हैं और सब फिर मिलजुल कर अपने अपने परिवेश में एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम परिसंस्था कहते हैं। विविध प्रकार के वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनके संबंध को परिसंस्था कहा जाता है। तो परिसंस्था के प्रमुख घटक सजीव घटक, निर्जीव घटक, जैविक और अजैविक घटक हैं। उनमें कुछ उपविभाग किए गए हैं। अजैविक घटकों में कुछ भौतिक घटक हैं तो कुछ रासायनिक घटक हैं, जबकि जैविक घटकों में स्वयं पोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाने, अपना पोषण स्वयं करने वाले, और दूसरे हैं परपोषी अर्थात इन्हीं स्वयं पोषी पर या अन्य दूसरे सजीवों पर निर्भर रहने वाले। अजैविक घटक के भौतिक घटक में हवा, पानी, भाप, खनिज, मृदा, सूर्य प्रकाश, ये अजैविक भौतिक घटक हैं जो कि हम आसानी से देख पाते हैं। अजैविक घटकों के जो रासायनिक घटक हैं उनमें असेंद्रीय यानी अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा है सेंद्रीय कार्बनिक घटक। ये हमें अक्सर दिखाई नहीं देते। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैस है वो हमें दिखाई नहीं देते, जबकि लोहा, सोडियम इत्यादि कुछ घटक हैं, हम उसे देख पाते हैं। और कार्बनिक घटकों में प्रोटीन, कार्बो, स्निग्ध पदार्थ, ये हम डायरेक्ट इसे देख नहीं पाते हैं, जबकि ये विशेष पदार्थों में मौजूद होता है, उनका हम उपयोग करते हैं। जैविक घटकों की बात करें तो स्वयं पोषी यानी जो उत्पादक होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे कि वनस्पतियां। तो हरी वनस्पतियां हम स्वयं पोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब इन्हीं स्वयं पोषी घटकों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले या दूसरे परपोषियों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले। तो वो दो तरह के हैं परपोषी। एक तो भक्षक जो भक्षण करते हैं दूसरे स्वयं पोषी और उत्पादकों का,
और विघटक जो हैं वो सभी का, यानी स्वयंपोषी हो चाहे भक्षक हो, उनके मृत शरीर का यह विघटन करते हैं। यह बहुत बड़ी कड़ी है जैविक अजैविक घटकों के बीच की। भक्षक में यानी सीधे रूप में भक्षण करने वाले प्राणी में भी कैटेगरी है। प्राथमिक भक्षक जो कि केवल वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी प्राणी खासकर। फिर द्वितीय भक्षक जो इन्हीं शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, वो प्राथमिक भक्षक नहीं होते, अर्थात वह वनस्पतियों का सेवन नहीं करते। उसी में फिर अगला है तृतीय भक्षक जो कि प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों सजीवों का भक्षण कर सकते हैं। और अंत में विघटक सूक्ष्म जीव जो कि किसी भी प्रकार के सजीवों के मृत सड़े गले पदार्थों का वह सेवन करते हैं, विघटन करते हैं। तो प्राथमिक भक्षक यानी भक्षण करने वाले, जिसमें गिलहरी आप देख रहे हैं, टिड्डे, हाथी, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। शुद्ध रूप से ये वनस्पतियों पर ही निर्भर है, वो किसी भी दूसरे प्राणी का शिकार नहीं करते। द्वितीय भक्षक जो हैं वो शिकारी प्राणी होते हैं जो दूसरे प्राथमिक भक्षक पर निर्भर होते हैं, अर्थात यह वनस्पतियों से निर्मित पदार्थों को नहीं खाते। तो शिकारी होते हैं। तृतीय भक्षक में ये द्वितीय भक्षक का शिकार करते हैं। केवल शिकार करते हैं, वो भी प्राणियों का। और द्वितीय भक्षक का ये अधिकतम किसी भी सजीव प्राणी का ये शिकार करते हैं। जिनमें मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी है, अर्थात वह मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, वह वनस्पतियों पर भी निर्भर है, प्राणियों का भी भक्षण करता है। उसी प्रकार भालू भी शहद भी खाता है, शिकार भी करता है, अर्थात वह शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो ये सर्वभक्षी में आते हैं मनुष्य और भालू। तो परिसंस्था की रचना जैविक अजैविक घटकों से हुई है और परिसंस्था के सभी सजीव किसी न किसी प्रकार से दूसरे सजीवों पर निर्भर हैं। इन सभी सजीवों में वनस्पति जो है स्वयं पोषी घटक है और वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, नमी इत्यादि जैसे अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। और जबकि उसमें जो दीमक, चींटी, जीवाणु, फफूंदी जैसे विघटक सूक्ष्म जीव जो है वो जैविक अजैविक दोनों घटकों से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।